अपने आप को अनम्यूट करिए आप। अरे वो आवाज खोलिए अपनी। थैंक यू। स्क्रीन शेयरिंग आप लोगों को विजिबल है प्रॉपर? दिख रही। यस सर, विजिबल। ओके, सो फाइनली हम अभी यहाँ रिवाइज लेक्चर नंबर 4A में पहुंचे हैं, जहाँ से केस स्टार्ट हो रहा है। और अभी तक जो हमने इससे पीछे सेशन में सीखा था वो यहाँ पे यूज आएगा। और अभी तो वॉइस का इश्यू नहीं है, अभी लोगों को साफ सुनाई पड़ रहा है। बिल्कुल अच्छा है। How a well-begun case can be spoiled by change of medicine on false indication or by subordinating one's judgment to lay options. This emphasizes the need for patience in selecting the next medicine or raising the potency. This is so because in most of the case, your first remedy in 30% potency is going to cure the patient in the long run. In this context, and the following case reports will be found useful. तो अभी हम यहाँ ये केस प्रेजेंट होगा, देखा जाएगा इसमें कि सर इसमें बता रहे हैं कि 30 पोटेंसी केस हमारा ठीक होगा, और उसके बाद में कब हमें पोटेंसी रेज करनी है, कब नहीं करनी है, कब मेडिसिन चेंज करना है, कब नहीं करना है, देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। Aristotle coach name है Mr. D's, age 85 years. The main complaints were two wide bulging lump in the abdomen on the right side. ये जो फिजिकल सिम्टम्स हैं वो सारे हैं। Incessant vomiting, could not retain even water for a few seconds, persistent nausea and unbearable pain in iliac bone alternating left to right and vice versa, pain in calves, stretching of leg ameliorates. अब इस सिम्टम पे सर ने प्रिस्क्राइब किया बेल 30 was prescribed on 26/2/91 and the following rubrics. It is the case of 1991. सर ने पहला जो रुब्रिक लिया, feigning sick desire attention, wants someone lying by her side in the bed. तो फेनिंग शिक आप लोगों को पता है? कोई शेयर करेगा, कोई बताएगा कैसे लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो जाएगी रुब्रिक्स की। तो ये स्टार्टिंग का रुब्रिक्स है, लेकिन यह है कि फिर भी कोई शेयर करेगा या हम आगे बढ़ें। यहाँ लिखा हुआ ना, वांट समवन लाइंग बाय हर साइड इन द बेड। तो ये मीनिंग समझ में आ रही है आप लोगों को, या कोई कंफ्यूजन है कि यहाँ कोई और भी रुब्रिक प्लेस हो सकता है? ओके, सेकेंड है अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग, रिमेन्स काम आर नॉर्मल with short intervals of loud moaning. Quiet wants to be repose and tranquility desires, light desire for religion, well-filled seats alternating with the feeling of extreme sickness. ये जो S लिखा हुआ, जहाँ स्टार लगा हुआ है, ये सेगल सर का रूब्रिक्स है, उन्होंने ऐड किया है इसमें। ये आपको अदर रिपर्टरी में कहीं नहीं मिलेगी, ये रिपर्टरी मिलेगी सेगल सर की जो रिपर्टरी है, परफेक्ट मेट्रिया ऑफ माइंड, उसी में मिलेगा केवल। और नेक्स्ट रूब्रिक है कैरी डिजायर टू बी फास्ट, लुक्स नॉवेल नाउ सिक, ये भी सैगल सर का ही रूब्रिक है। एस जहां जहां दिखे वो सैगल सर ने ऐड किया है, ये उन्हीं का रूब्रिक है। अभी यहाँ तक सर अनकॉन्शियस इंटरप्ट बाय स्क्रीमिंग, सर थोड़ा समझिए। अनकॉन्शियस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग, कोई इसको बताएगा इस रूब्रिक को? आज एक्चुअली मुझे थोड़ा फीवर है, अभी 1 घंटे पहले आ गया है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बोले तो जो बाकी होगा मैं इसमें बताऊंगा। गुड इवनिंग सर। जैसे कोई पेशेंट किसी बीमारी से सफर कर रहा है और वो ध्यान नहीं दे रहा है, और जब उस बीमारी के बारे में लोग बताते हैं कि ये बीमारी आगे चल के आपको ये परेशानी होगी, ये दिक्कत होगा, जब जानकारी होती है तब डर जाता है, भागा भागा डॉक्टर की तरफ जाता है। तो
यही है अनकॉन्शियस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग बाय सर, ये कोई होगा सर। कोई एग्जांपल देंगे पेशेंट कैसे आके बोलेगा, क्योंकि हमें जैसे पहचान पेशेंट जैसे कोई भी ये जख्म बहुत यूज हुआ होता है। है, फिर जख्म हुआ है और कुछ दिन से ध्यान नहीं दे रहा है, और जैसे जख्म हुआ था और ये पैर में ध्यान नहीं दिया और किसी ने कहा ये आगे चल के तुमको ये बहुत बड़ा जख्म हो जाए, फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो वो जल्दी जब जानता है कि नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब जल्दी से दवा दीजिए, नहीं तो अभी बढ़ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट कैसे कहाँ लेंगे, इसको इससे डीडी कराइए। दूसरा वर्जन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। दूसरा वर्जन इसमें है कि जैसे बीमारी होता है तो आपके क्लिनिक में पहुंचता है, डॉक्टर साहब को देखता है कि डॉक्टर साहब नहीं है, तो फिर वापस चला जाता है, डॉक्टर साहब नहीं है से चलो घर पर चलते हैं। घर पर जाता है तो घर पर जाता है तो एक हफ्ता के बाद फिर आता है, देखें डॉक्टर साहब, उस समय जब तकलीफ बढ़ती है तो फिर डॉक्टर के पास आता है, तो बोलता है डॉक्टर साहब आए थे एक हफ्ता पहले आपकी क्लिनिक बंद थी तो हम चले गए थे वापस, फिर एक हफ्ता के बाद दर्द बढ़ी है तो हम आपके पास आए हैं। तो यहाँ पर रूब्रिक अप्लाई होता है सर, अनकॉन्शियस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग। और कोई मेरा और कोई बताना चाहेगा? ये बहुत यूज होता है रूब्रिक्स, और प्रैक्टिस में बहुत यूज करते हैं हम इसे, और अभी बेल पड़ी हुई है। मैं चाहता हूँ कोई इसको ब्रेक करके बताए कि रूब्रिक्स की मीनिंग कैसे हम समझते हैं, अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग। यानी सर अनकॉन्शियस में तो उस बीमारी के प्रति उसकी जानकारी भी नहीं रहती है, और जब उस पर लाइट पड़ता है चाहे जब तब वो ऐसी होता है सर, ये प्रकाश पड़ता है तब जानकारी होती है, तब वो भागा भागा जाता है। और ग्रुप में लोग हैं और कोई इस पे प्रकाश डाले? मैं रूब्रिक तब तक डालता हूँ। बताइए कोई। अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड, अनकॉन्शियसनेस की स्टेट क्या होती है? पहले पीछे कई लोगों ने बताया था इसको बहुत अच्छे से। मैं एक्चुअली वही देख रहा हूँ, ये रूब्रिक देख क्यों नहीं रहा है। अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड रूब्रिक से गायब हो गया। ये रूब्रिक कोई ओपन करेगा? ये रूब्रिक स्टार्ट कर दिया, इन्होंने डाल दिया है ट्रिकिंग अल्टरनेटिव विद अनकॉन्शियसनेस, जिसमें बेल ब्यूफोरियम टिबर टेलिनम और जिंकम है। ओके, चलिए आगे समझते हैं, अभी आप लोग इसे समझ जाएंगे। रूब्रिक है क्वाइट वांट्स टू बी रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर्स। ये रूब्रिक मालूम है? कोई बताएगा?
बहुत सन्नाटा क्यों है? अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अब रूब्रिक से स्टार्ट होंगे लगभग सब। प्रिंसिपल्स फिलॉसफी आगे होगी। प्लीज आप लोग कुछ शेयर करें। आज मेरा बहुत ज्यादा बोलने का मूड एक्चुअली नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। उसकी इच्छा होती है कि हम चुपचाप रहें, कोई हमसे क्वाइट वाट रिप्रेजेंटेटिविटी डिजायर है ना सर, ये इसमें यही होगी, उसकी इच्छा होती है कि हम शांत रहे, कोई हमसे डिस्टर्ब ना करे, इच्छा होती है। हल्ला गुल्ला पसंद नहीं आता है पेशेंट। जी रोगी जी को थोड़ा शांति चाहिए होता है। हाँ, जैसे मैं कपार में दर्द होता है, जैसे पेशेंट बोलता है कि सर सर में जब दर्द होता है ना, तब मुझे इच्छा होती है ना कि हमसे कोई बात नहीं करे, हम चुपचाप जाके दम एकांत में यानी चुपचाप रहें, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। ये होती है उसकी क्वाइट एंड रिप्रेजेंटेटिविटी डिजायर। Quite wants to be repose and tranquility desires। अब इसमें देखिए 18 मेडिसिन हैं। बेल है, आर्निका है, बोरेक्स है, कोनियम। आप में से इसमें इस रूब्रिक को किसी ने यूज किया है, और किया है तो कौन सी मेडिसिन दिया है आपने? सल्फर है। नक्स नक्स भी है ना सर, इसमें नक्स भी होगा, सल्फर भी होगा। बिल्कुल। जी सर, ऐसा दोनों कोई यूज किए हैं। ट्रैंक्विलिटी मतलब एक पीस, जैसे एलोपैथी की मेडिसिन जब हम खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, या पीसीएम जो भी खाएं कोई भी मेडिसिन, तो क्या करती हैं एक्चुअली? क्या वो प्रॉब्लम को ठीक करती हैं? वो सब केमिकल बेस्ड ट्रैंक्विलाइजर्स हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स मतलब कि जो हमें निद्रा की अवस्था में ले आए, जो हमें शांति की अवस्था में ले आए, जहाँ मतलब हमें पीस अल्टीमेट एकदम अंदर से सुकून, जैसे सल्फर वाला कहता है रब साहब कुछ ऐसा दीजिए, मैं चुपचाप शांति से रहना चाहता हूँ। और अगर उसमें चाहे तो वेट करेगा कि जैसे कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, तो साथ में जनरली बोलते हैं, तो रूब्रिक आगे आएगा। लेकिन यह है कि ये लोग चाहते हैं ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मतलब बहुत ज्यादा पीस होती है, कि जैसे एक माइनर सा भी कोई अगर कोई आवाज आती है तो भी उनको परेशानी होती है। तो वो ऐसी इच्छा चाहता है कि हमें ऐसी चिर निद्रा वाली अवस्था हो, मतलब कि जहां पर एकदम अल्टीमेट पीस हो। और अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग, ये दूसरा रूब्रिक था। पहला वाला था, पहला रूब्रिक कौन सा था? पेनिंग सिक। कई बार बच्चे कहते हैं, ये बहुत यूज में आता है, हम लोग भी बचपन में बहुत ये किए हैं, फिलहाल हमने तो किया है। तो स्कूल नहीं जाने का मन हो कि आज होमवर्क पूरा नहीं है, और टीचर पिटाई करेंगे, चेक करेंगे। तो गांव में क्या होता था कि लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनता था, तो फटाफट दौड़ के गया, और स्कूल जाने से पहले थोड़ा, और माथे को उसके आग के पास लेके लौ के पास लगाया हो गया, थोड़ा गर्म वरम हुआ, और देखा गर्म हो गया, फिर वापस घर चेक कराने जब मतलब पैक किया, मतलब मदर फादर या जो भी गार्जियन होते थे, तो पता लगा नॉर्मल हो जाता था उतनी देर में। तो ये ट्रिक काम नहीं आती थी। तो ये हम क्या करते थे, ये फेनिंग सिक हम बीमार होने का बहाना बनाते थे कि हमें स्कूल ना जाना पड़े और घर पे हम रहें। तो ये मैं एक बार ये रूब्रिक, ये फेनिंग सिक एक 80 इयर्स ओल्ड लेडी का मैं केस था। मैं शायद पीछे बताया भी था, इससे पहले केस स्टार्ट हुआ था, तो कि उनको मैं उस समय दिल्ली में होम विजिट करता था। तो मैं उनके पास, उनको मैं लगभग 1 साल से दवाई दे रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये ठीक क्यों नहीं हो रही हैं, आखिर क्या रीजन है। उनकी बहुएं ऊपर रहती थी, और सरदार जी थे, अंकल बहुत धार्मिक थे, गुरुद्वारे पे वर्क करते थे, जो ये जूता चप्पल रखने का, और बाकी ऐसे ही रिटायर्ड थे। तो वो नीचे रहती थी, अंकल वो रहते थे, वो बहुएं ऊपर रहती थी। तो उनको मतलब जैसे बड़ा ट्रस्ट था, हमारे पर भरोसा था, और अच्छे रिलेशन थे।
तो मैं अक्सर दवाई देने जाऊं तो अंकल जी भी आ जाते थे, तो मैंने सोचा ये ठीक क्यों नहीं हो रही है, और मैंने कहा ये है तो बेल की पेशेंट, लेकिन मुझे क्रक्स जैसी, और ये करीब 13-14 साल पहले की बात है, तो ये भी नहीं था कि, हालांकि कमांड तो कभी नहीं कर सकते हैं कि सिस्टम पे हमें किसी रेमेडी पे कमांड आ जाए, बट एक जनरली उतनी समझ नहीं थी, लेकिन जो भी बुक्स पढ़ के उसमें सीरीज पढ़ता था, तो इनिशियल टाइम था, तो मैं एक बार दोपहर में, अक्सर दोपहर में जाता था, तो मैं पहुंचा तो अंकल नहीं थे, तो मैं बाइक लगाया किनारे और गेट खोल के जैसे नीचे गया अंदर, तो आंटी जी अपना वो चाय वाय बना रही थी और नीचे सब चल रही थी, जबकि जब भी होता था ये केस ऐसा था कि वो चल नहीं पाती थी, लेटी रहती थी। जब भी मैं देखने गया हूँ हमेशा वो कभी मुझे बैठी नहीं मिली। अंकल जिनको उठा के बिठाते थे, ये उनका वेट भी ज़्यादा था, अंकल उस हिसाब से कमज़ोर भी थे, तो मुझे कभी कभी लगता था, तो मैं उनकी बहुओं से पूछा भी, मैंने कहा अच्छा कभी आपको लगता नहीं कि जैसे थोड़ा सा, मेरा पर्पस था फेनिंग सिक को जानना, लेकिन अब वो अरे डॉक्टर साहब ऐसे क्या है, माँ इतनी एज है और माँ ऐसे, क्योंकि ये चीज़ हम जानते हैं, लेकिन जो इस सिस्टम के जो बाहर हैं वो इस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे और नहीं जानेंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने देखा सडनली कि जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा, अरे अरे डॉक्टर साहब आप आ गए। तो मैंने कहा हाँ हाँ आंटी, इतना घबरा क्यों रही हूँ? अच्छा ठीक ठीक, कोई बात नहीं, बैठिए, मैं आपको चाय, तो बिस्किट निकाली, चाय वाय दी, और बहुओं को बोली किसी को बताया नहीं है? मैंने कहा नहीं अभी बताया नहीं हूँ, मैं सीधे थोड़ा सा आ गया ऐसे। तो बोली, मैंने कहा अंकल नहीं है? बोले नहीं अभी नहीं है, वो आते होंगे। तो थोड़ी देर में मैंने देखा कि अंकल 5 मिनट में आ गए। अब वो गेट आवाज में बोले डॉक्टर साहब सत श्री अकाल, और आप आ गए हैं। तो खुश मिजाज टाइप में थे अंकल, जिंदा दिल टाइप में। तो अब वो जैसे देखी गेट पे अंकल को, मैं तो शॉक्ड रह गया देख के कि ये केस वैसे फेनिक्स सिक का इससे अच्छा एग्जांपल मैंने कभी कोई देखा नहीं है, कि वो इतनी स्पीड में बिस्तर पे अपने बेड पे जाके लेटी हैं, और लेट के चद्दर ओढ़ ली और सीधा, मतलब डॉक्टर साहब आप पानी पी लीजिए, आप जो है मैं बहू को बुलाती हूँ। डॉक्टर साहब, अब अंकल के लिए तो नॉर्मल सी बात है डेली का, मैं तो देखता रह गया, मैं तो सन्ना रह गया कि बताओ, और बहुओं ने उनको पता ही नहीं, और कभी वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसा भी करती होंगी। तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम है कि कोई चलो परेशान करने के लिए, ऐसा करने के लिए वो करती हैं। एक्चुअली क्या होता है कि 60+ पे जब एज होती है तो कहा जाता है ना कि बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं, उनको अटेंशन की जरूरत होती है, उनको लगता है कोई उनके आसपास रहे। तो जी जनरली जी इस एज में हर कोई बाहर चले जाते हैं काम के लिए, तो कोई समय नहीं दे पाता है, तो उनको बहुत लोनलीनेस फील होता है, तो इसलिए सोचते हैं कि कुछ बीमार रहेंगे तो लोग केयर करेंगे हमारी, नहीं तो हमें ऐसे ही छोड़ देंगे। तो मेडिसिन उनकी फिलहाल वेल ही चल रही थी, लेकिन 1 साल हो गया था, तो मैं सोच रहा था कि प्रॉब्लम ठीक क्यों नहीं होती, क्योंकि बीच में 1-2 बार मेडिसिन चेंज कर दिया था, पल्स भी दे दिया था जो बहुत ही उनके बताने पे, और एक बार शायद इग्निसिया भी दिया था, सिपिया में भी कुछ दिया था, लेकिन मैं श्योर नहीं हो पा रहा था कि मैंने कहा एक रूब्रिक अगर एक क्वालिफाई हो जाए, कंफर्म हो जाए, तब तो मैं करूं, लेकिन सब मना कर रहे हैं। वो देने के बाद में, मतलब उससे पहले ने बेल 3x दिया था, स्टार्टिंग थी, तो मैं उससे ऊपर नहीं गया, और मैंने सीधा उनको, चूंकि पेन वगैरह था और बहुत पोटेंसी का वो समझ नहीं था कि क्या देना क्या नहीं, मैंने कहा बहुत टाइम हो गया है, तो मैंने 200 उनको 3 पुड़िया दे दी, और मैंने कहा 15 मिनट के गैप से खा लीजिएगा। अब उससे क्या होता है कि जो केस इतना लंबा चल रहा था टाइम से, तो प्रॉब्लम थी तो चल रहा था, लेकिन बेल हुए, स्ट्रैम हुए, जैसे भी है, एक्चुअली हम करते क्या हैं, जो उनकी डिजीज है, जो मतलब कि ईज नहीं है, जो डिजीज पार्ट है उसको, ब्रेन में जो रुका हुआ है उसको हम अपनी मेडिसिन से, डायनेमिक पावर से उसको हटा देते हैं। जब वो चीज़ हट जाती है तो पेशेंट को अच्छा फील होने लगता है, उसके वो सिम्टम चले जाते हैं, तो उनको उसके बाद काफ़ी रिमार्केबल चेंज आया। तो मैंने सोचा कि, तो मतलब इस तरीके से हम सीखते हैं। देखिए पेशेंट हमें सिखाता है हमेशा, हर पल हर केस आपको सिखाएगा, लेकिन आपको बहुत कीन ऑब्जर्वेशन। अब मैं उसको ध्यान नहीं देता, छोड़ो जाने दो कोई बात नहीं है, तो फिर मैंने उनसे पूछा नहीं आपने ऐसा क्यों किया, क्या किया, क्योंकि उसका कोई मायने नहीं होता है। तो ये पर्पज एक होता है सिर्फ डिजायर अटेंशन, तो जनरली हम बच्चों में देखते हैं, लेकिन ये बड़ों में भी पाए जाते हैं, बुजुर्ग में खास करके, मिडिल एज में भी हो सकता है। ये तो सर अटेंशन पाने के लिए ना उन्होंने ऐसा किया। जब हस्बैंड आते थे तो बेड पर जाके लेट जाते थे, मुझे बिल्कुल। कितना दर्द है।
तो अब इसलिए, क्योंकि जब वो अगर अपने आप सब कर लेंगी तो हस्बैंड उनके लिए अच्छा तुरंत अंकल आए दौड़ के रख साहब पानी में दे रहा हूँ, और मतलब उन्होंने बातों को ऐसा कवरअप किया कि पानी कौन दिया कैसे क्या किया, तो उन्होंने पहले बोले डॉक्टर साहब ले लिए, डॉक्टर साहब ले लिए। मैंने सोचा अरे वाह, मतलब मैंने सोचा ब्रेन कितना शार्प है, कितनी तेजी से हर चीज को वो मेरे बोलने से पहले कवरअप कर रही है। तो हमारे पास रूब्रिक भी है देखिए, कि चीजों को हाइड करना, छिपाना। तो जब कई बार अगर आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी पेक्यूलियर सिम्टम्स दिख जाएगा। अब ये देखिए, कोई बताने से तो कोई नहीं बता रहा था पूरे घर में, लेकिन ये सिम्टम्स कितना वाइटल था, ये ऑब्जर्वेशन में संयोग से उस दिन दिख गया। नहीं तो मैं तो लास्ट तक कंफ्यूज ही रहता कि पता नहीं क्या है। और कई बार मैंने देखा है, होम विजिट आप कीजिए, केस को घर पे देखने जाइए तो थोड़ा बहुत मुश्किल होता है केस को ठीक करना, क्योंकि वो कभी कभी जैसा आप अपने क्लिनिक में चाहते हैं वैसी वैल्यू वहाँ वो आपका सेटअप वो बन नहीं पाता है, वो सिम्टम्स नहीं मिल पाते हैं। मैंने ऐसा फील करके देखा है, चाहे आप नॉन रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, या कहीं भी देख लीजिए, या कहीं कोई बुलाता है, कई बार हाई फाई कोई अगर फैमिली हो, बहुत पैसे वाला हो, बुलाता है, तो आज कई बार तो ये होता है कि वो अगर प्लेटिना वगैरह ऐसा कुछ होता है तो ऐसा प्रेजेंट अपने को करता है कि समझ नहीं आता कई बार कि क्वेश्चन हम कहाँ से शुरू करें, तो या क्या पूछें। तो अगर ये सब मन में संशय रहेगा तो केस फिर खराब हो जाएगा। तो ये सब नहीं हमें सोचना है, हमें सिर्फ अपना केस देखना है, कौन क्या पूछता है, क्या जानता है, कैसे, ये सब माइंड से निकाल देना है, बायस नहीं होना है हमें। कोई इसमें ये समझ में आया रूब्रिक ट्रेनिंग सिक रूबी? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? समझ में आ गया सर। ओके। और अब देखिए इसमें अभी मेंटल सिम्टम्स, अभी ये क्या सर ने देखा क्या लिया, वो चीज शायद आगे सर अभी शेयर करेंगे, लेकिन सर की इतनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग थी कि सर ने इसी बेस पे मेडिसिन दे दी, जो सर ने देखा जो जाना। अभी आगे देखते हैं। और क्वाइट वांट्स टू बी, मतलब रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर। तो अब इस पेशेंट को अगर हमने अगर इस पेशेंट को हम ले लेते हैं, इस केस को ही जो हमने बताया, तो लगभग इस तरीके के मतलब कि सिम्टम उनमें पाए गए थे पेशेंट में। जैसे वो कहती डॉक्टर साहब कब तक दवाई खानी होगी, तो मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना। आप आ जाते हैं तो डॉक्टर साहब बड़ी तसल्ली मिलती है, बड़े प्यार से बहुत अच्छे से बात करती थी। तो अब वो ये देखिए कितने अच्छे से ब्यूटीफाई, मतलब रूब्रिक को एक्सप्लेन करते हैं, डिलीजन बेल फील्स, डॉक्टर साहब कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे कुछ हुआ ही नहीं, एकदम बिल्कुल ठीक हूँ, और कभी कभी लगता है मैं बहुत बीमार हूँ। तो सर ने देखिए कितना बढ़िया रूब्रिक ये यूज किया है, सिंगल बेल है इसमें। और वो कह भी रही थी करी डिजायर टू बी फास्ट, ये डॉक्टर साहब कितना टाइम लगेगा, और लुक्स नॉबल नाउ सिट। तो ये मतलब हमें कहीं बुक्स में नहीं मिलेगा, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, या याद रखिए, बेटर है नोट डाउन करना, क्योंकि अब से पेन और कॉपी रखना जरूरी है। क्योंकि कभी भी कोई सिम्टम्स के लिए, या जो भी ये बातें हुई, इसके लिए कभी कोई लेक्चर ये सुनेगा नहीं, खोलेगा नहीं, और फिर आदमी सोचता है कुछ तो बात हुई थी लेकिन याद नहीं रहता। इसलिए हम उस समय डायरी बनाते थे, डायरी में चीजों को लिख लेते थे। कभी कभी मैंने देखा है कि उस डायरी में एक लाइन, अगर मतलब एक रफ टाइप में पेज था, मैं उसमें लिखा हूँ, मैं उनको भी इकट्ठा करके रखा हूँ अपने जो ट्रेजरी है उसमें, कि मुझे लगता है ये सब खजाना है। और एक एक लाइन से मुझे उसमें देखता हूँ, मैं सोचता हूँ अरे वाह क्या जबरदस्त, मतलब उस एक लाइन के समझने से केस निकल जाते हैं। तो इनको हमें कभी इग्नोर नहीं करना है, मतलब ये सारे एक तरीके से ये एसेट्स हैं हमारे, ये हमारे यूज में आएंगे। और आपकी खुद की डायरी होगी तो फिर आगे आप चाहे उसको, जो नॉलेज आप सीखे हैं, जो जाने हैं, उसको चाहे जो अप्लाई कीजिए, चाहे आप बुक्स या पढ़ाना बताना, डिपेंड करता है, उसको आपको रिपीट करना होगा। तो आई थिंक ये रूब्रिक बताने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया आप लोगों को पूरा, ये फर्स्ट टू सेवंथ। आप लोग एक मुझे इशारा कर दिया कीजिए कि समझ में आ गया, तो मैं आगे चलूं, क्योंकि भी रूब्रिक्स बहुत आएंगे। यस सर। लेकिन पूछने पे तो कोई बताता नहीं है किसी चीज को, सब लोग नहीं बताते हैं। पर्पज हमारा पूछने का ये नहीं जानने का, लेकिन ये इसलिए मैं पूछता हूँ कि अगर काश शुरुआत में हम लोगों से भी ऐसे कोई पूछ पूछ के अगर बोलता कि क्या होगा, तो शायद जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, वो और ज्यादा और बढ़िया होती। लेकिन इनिशियल टाइम में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, ये इंटरनेट और ये सारी चीजें नहीं थी, ये गूगल मीट वगैरह।
Okay, कोई बात नहीं. Note that the prescription was made without any bias and without any consideration whether the medicine was deep or short-acting, miasmatic or not, as is generally done. The fundamental principle is of selecting the indicated medicine on the basis of triple P, present, predominating and persistent symptoms. After giving well 30 following changes were observed next day in morning. अभी देखिए, अभी यहाँ है कि इसमें अब आपको कहीं क्या मियाजमेटिक या कोई सिम्टम लेने की जरूरत पड़ी, कहीं कुछ नहीं. जो सिम्टम पेशेंट में आपको दिखा आपने उसे लिया. बस ये है कि जो मैंने केस लिया था, जो मैंने भी शेयर किया, उसमें मुझे समझने की जरूरत थी. अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग राइट है, मुझे समझ मेरी अच्छी है, तो मैं विद द राइट टारगेट मैं मेडिसिन को प्लेस कर दूंगा फर्स्ट टाइम ही. और वापस से जो इनिशियली मैं इनको बिल दिया था शुरू में. लेकिन यही होता है ना, यही हमें जानना सीखना है. मैनेजमेंट पार्ट वो 3-4 महीने में बिल कंटिन्यू चलती रही, उसके बाद मैंने चेंज किया क्योंकि उनकी कंप्लेन वो ऐसी बता रही थी. तो जो भी मुझे समझ थी, तो मैं कभी सिपिया दिया, फिर इग्नेसिया कह रहे, वो मतलब उतनी समझ नहीं थी कि सिपिया मेंटली क्लिंग होती है और ये इग्नेसिया और सिपिया फिजिकली. तो ये सब उतनी मतलब जानकारी नहीं थी. लेकिन फिर धीरे धीरे फिर वो टाइम लगा. तो वो मेरी वीकनेस थी, मेरी कमी थी, जो केस इतना लंबा गया. अदरवाइज इनिशियल के वो मेडिसिन तो इनिशियल शुरू में सही चली रही थी. तो ये है इसके बाद का मैनेजमेंट पार्ट कि आप राइट से रॉन्ग वे पे हम कहाँ जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा होता है. और ऑलमोस्ट ये हम लोग की प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा होता है. ये बहुत बार होता है मेरे से, अभी भी कई बार. तो उसमें बहुत स्टडी करना पड़ता है, इसलिए केस को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कि अगर लगता है कहीं. अब देखिए, सीधी सी बात है, ह्यूमन नेचर है कि जो लगता है थोड़ा सा फीस या पैसे ऐसे देंगे उनका, तो आदमी हम भी अटेंशन देते हैं, वैल्यू देते हैं. नहीं तो लगता है कि कोई 150 वाला देने वाला है या रुकेगा नहीं, चला जाएगा. तो कई बार मैंने देखा उससे बहुत आप मेहनत करें और बाद में पता लगा आधे घंटे 1 घंटे लगा दिया और वो मिरेकल समझ के सोचे कि और रिजल्ट भी आ गया, नेक्स्ट टाइम आना ही बंद हो गया और बोला कुछ हुआ नहीं, फायदा नहीं हुआ. तो थोड़ा पेनिंग होता है उस टाइम, ये पैनिक फील होता है. लेकिन कोई बात नहीं है, धीरे धीरे कम से कम है, कभी तो मानेगा कि हाँ कहीं हमने दवाई दिया था, कोई ठीक किया था. तो उसको नेकी कर दरिया में डाल, ऐसा सोच के हमें आगे बढ़ते रहना. एटलीस्ट कम से कम में सीखने का मौका मिला. तो इसीलिए इस केस में देखिए मैनेजमेंट पार्ट पे जोर दिया गया है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी ये देने के बाद देखिए, स्लेप्ट वेल फर्स्ट टाइम आफ्टर मैनी मंथ्स. पेशेंट ने क्या कहा कि वो बहुत बढ़िया, मतलब कि उसको नींद आई और बहुत महीने बाद आई. जिसको पेन हो रहा था वो स्टॉप हो गया, वॉमिटिंग स्टॉप हो गई, जिसको नासिया की फीलिंग आती थी वो नहीं हुई. स्टार्टेड एक्सेप्टिंग लिक्विड फूड, जो वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा था लिक्विड फूड, उसको वो एक्सेप्ट करने लगा. द प्रोग्रेस कंटिन्यूड अप टू 22nd 391. अब देखिए स्टार्ट कब हुआ था ये, और 22/3 ऑलमोस्ट 1 महीने हो गए, 4 दिन का डिफरेंस. तो प्लेसबो पे कंटिन्यू दिया गया. एस यहाँ दिया गया है, देखिए एस जहाँ लिखे रूब्रिक के आगे देखिए एडिशन बाय डॉक्टर सहगल. फिर 23/3/1991 को क्या हुआ, ईचिंग अपीयर्ड ऑन द पेनफुल पार्ट एंड सबसाइडेड आफ्टर ए फ्यू डेज बाय इटसेल्फ. मतलब इचिंग स्टार्ट हो गई, वो अपीयर्ड हुई जहाँ दर्द होता था और अपने आप वो सबसाइड हो गई कुछ दिनों बाद अपने आप. The size of the lump reduced to half and overall progress continued. जो लंप का साइज था वो ऑलमोस्ट हाफ हो गया और प्रोग्रेस कंटिन्यू रहा. और 2491 को देखिए, 23 और 24 को कॉन्स्टिपेशन, नो स्टूल फॉर द लास्ट 3 days. ये सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है. जब पेशेंट सब ठीक चल रहा था, पेशेंट आके बोलता है डॉक्टर साहब अरे सब तो ठीक है लेकिन अब कब्ज हो गई, पेट साफ ही नहीं होता, क्या करें डॉक्टर साहब, देखिए उसके लिए कुछ दीजिए. तो कई बार ये होता है पेशेंट इसको, तो हमें लगता है कि ये कहीं परसिस्टिंग है, प्रीडोमिनेंट तो नहीं है. तो ये सिम्टम हमें अब यहाँ पर प्रीडोमिनेंट और परसिस्टिंग नहीं लेना है, क्योंकि ये सिम्टम जो आया है वो आफ्टर गिविंग द रेमेडी वो आया है. तो इस पे हमें कोई दोबारा से अपना प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना है. ये मैनेजमेंट का पार्ट है. कंटिन्यू प्लेसबो 6491, मतलब 2 दिन बाद. एंजाइटी फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, patient and the attendant were restless as the bowels did not move continuously for many days. At last the bowels moved on 7th day.
नो इंटरफेरेंस प्लेसिबो, ये ऑटो एक्शन चल रहा है, बस हमें केस को मैनेज करना है, बातचीत करके उनको समझा के अब ये ले लीजिए। प्लेसिबो का रोल एक्चुअली यही होता है, वो प्लेसिबो आप चाहे अपनी बातों से आप दे दीजिए, और चाहे तो आप प्लेसिबो में जो भी चेंज करना है, डोज बढ़ाना है, घटाना है, ये सब करके दे सकते हैं पेशेंट के लिए, दैट इज मेडिसिन। नाउ हियर comes the point where the temptation of the next remedy could spoil the case। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम ये सोचें कि हाँ दूसरी मेडिसिन अगर हम दे दें तो ये केस पूरा जो है वो स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सर ये तो फैक्ट है, फिर इसको बेलाडोना तो नहीं देंगे, और जनरली हम यही करते हैं। जो रेमेडी 1 महीने 2 महीने या 15 दिन 20 दिन चल गई है, और अगर लगभग उसको हमने 3x या 3 से अगर 30 200 तक अगर 1 m तक दे दिया ना, तो ये पक्का है फिर उसको तो रिपीट नहीं करने वाले। ये होता है, ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, इससे कुछ हुआ नहीं तो ये बेकार है, और मे बी राइट रेमेडी वही हो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन मैं कहूँगा कि पेन और पेपर होना चाहिए ये सब नोट करने के लिए, क्योंकि कोई भी इतना लंबा खोल के देखता पढ़ता नहीं है, कोई भी रिकॉर्डिंग सुनता नहीं, याद ही नहीं रहेगा कि कौन से लेक्चर में ये मतलब ये टॉपिक आया हुआ है। 13,491 constipation started again and the anxiety for stools continued। देखिए यहाँ constipation started again and the anxiety for stools continued, this time bowels moved once after 6 days। ये 6 दिन बाद जो पहले के सिम्टम थे वही रिपीट हो गए। तो कभी हमें पेशेंट को, इसलिए ये मैनेजमेंट पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं मानता हूँ, पेशेंट को पहले से बोल के चलिए देखो, अब उसको आप मैनेज कैसे भी करना है कि अभी आप ये मत सोचिए कि अब ठीक हो गए पूरी तरीके से, अभी मे भी जब हम मेडिसिन की पोटेंसी जो है रेज करेंगे तो आपको ट्रबल हो सकती है, और वही होगी जो सप्रेशन है, जो पहले हुआ है वही बैक होगा, न्यू कोई नहीं आएगी। न्यू होगी तो मुझे बताइएगा, अगर वही ओल्ड है जो सप्रेस है वो आ रही है तो कोई घबराने की बात नहीं, आपको मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार पेशेंट बार बार फोन करके बहुत परेशान कर देते हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये आपको देखना है कि पेशेंट क्या मेरे समझाने से, मेरे बात करने से कंटिन्यू रहता है, तो फिर बात करना ही पड़ेगा। कुछ पेशेंट होते हैं उनको स्पेशल नीड्स, अटेंशन की नीड होती है, वो जब तक बात नहीं कर लेते तब तक उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। ऐसा मतलब कि कई बार पल्स में बहुत ज्यादा होता है। एंजाइटी फॉर स्टूल कंटिन्यूस, दिस टाइम शी फेल्ट द अर्ज आफ्टर 5 days। अब देखिए 2491 को 7 दिन बाद एंजाइटी फॉर स्टूल कंटिन्यूस, स्टूल को लेकर उसको फिर से चिंता हुई, और उसने महसूस किया कि ये अर्ज 5 दिन बाद महसूस हुई, इमोशन होगा। कंटिन्यू प्लेसिबो 27,491 नेक्स्ट आफ्टर 4 days। अब देखिए जहां लगे कि केस को सेटिस्फेक्शन ज्यादा नहीं मिल रहा है, अगर मैं लंबा दे दूं 1-2 हफ्ते की दवाई अपनी जान छुड़ाने के लिए, पेशेंट कई बार चले जाते हैं, आते नहीं, सोचते हैं कि डॉक्टर समझ में आया नहीं तो हमें लंबा टरका दिए, तो वो आता होता भी नहीं है, लोग भड़का भी देते हैं। इसलिए ऐसे केसेस को देखिए सर कितने कम गैप पे बुला रहे हैं, 3 दिन 4 दिन 2 दिन के गैप पे, तो मतलब कहीं कहीं ये सब चीजें हमें सीखने की जरूरत है और जानने की अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई कैसे करना है। तो ये कम्प्लीटली बुक ऐसी है कि इस सीरीज की जो हमें पूरी तरह से एक तरीके से कह लीजिए कि एक प्रॉपर प्रिस्क्राइबिंग, जो सिमिलर प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर में ये बना देती है, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। अब देखिए 4591 नेक्स्ट आफ्टर 3 days एंड सो ऑन, प्लेसिबो कंटिन्यू, द स्टूल्स बिकेम नॉर्मल आफ्टर अनदर 2 weeks। अब 2 week के बाद में स्टूल्स नॉर्मल हो गया। अब देखिए द पॉइंट इन कोटिंग दिस केस इज द टर्निंग पॉइंट आफ्टर 6,491, द केस वुड हैव डेफिनेटली स्पॉइल्ड had I raised the potency or changed the remedy to remove constipation। अब आप यहाँ क्वेश्चन है कि यहाँ तक समझ में आया आपको, मतलब कि मैनेजमेंट पार्ट का क्या रोल है? आप लोग कोई बताए क्या समझ में आया और कितना ये प्रिसाइज है, कितना इम्पोर्टेंट है? गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। इसमें ये समझ में आया कि सर उसको पेशेंट को काउंसलिंग करके सिर्फ प्लेसिबो और प्लेसिबो